हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कोचिंग सेंटर इंग्लिश। गाइस, आज हम आप लोगों को ग्रामर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, टेंस, जो ग्रामर की बेस भी कही जाने वाली ये टॉपिक है। तो टेंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो टेंस की डेफिनेशन सबसे पहले जानेंगे हम। टेंस कहते किसे हैं? तो टेंस इज दैट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस इज दैट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यानी कि जो वर्तमान, भूत तथा भविष्य के समय को प्रकट करता है वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है या काल कहलाता है। जो वर्तमान, भूत तथा भविष्य के समय को प्रकट करता है क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। और काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार कितने होते हैं? जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में हम भविष्य काल कहते हैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की मीनिंग वर्तमान काल, पास्ट टेंस की मीनिंग भूतकाल और फ्यूचर टेंस की मीनिंग भविष्य काल होती है। इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इन तीनों के यही 4 प्रकार होते हैं। अगर बात करें, ये एरो पॉइंट ये प्रदर्शित करती है कि ये इन तीनों के यही चारों होते हैं। इन तीनों के यही 4 प्रकार हैं। पहला, जैसे इस तरीके से बोलना है आपको, किस तरीके से समझना है, तो प्रेजेंट अगर इसमें लगा दिया जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी में अगर फ्यूचर लगा दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी ये क्या है? इन तीनों के 4 प्रकार हैं। समझ में आया? इसके आगे हम एक जादुई चार्ट पढ़ेंगे। इस जादुई चार्ट के जरिए आप पूरे टेंस की जानकारी आपको उसी में दी जाएगी। कहता हूँ गाइज, आज हम आप लोगों को टेंस का चार्ट पढ़ाने वाला हूं, और जो बड़ा ही अद्भुत चार्ट है और पूरा टेंस इसी में समाहित है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तो फिर आपको कहीं दूसरी जगह टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम टेंस का चार्ट देखते हैं। और टेंस के चार्ट में टेंस के कुल कितने प्रकार होते हैं? टेंस के कुल 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और इन तीनों प्रकार के 4 प्रकार होते हैं। और यही 4 तिहाई 12 3 टेंस होते हैं, उनके 4 प्रकार होते हैं। 4 तिहाई 12 पूरे टेंस होते हैं। और इन टेंसेस के सभी ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये मेन वर्ब हैं, और ये यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब है। और कुछ नोट चीज़ें मैंने लिखवा दिया है टेंस से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस। टेंस में पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज होती है। इसकी मैंने साथ ही साथ पहचान भी लिखवा दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य और क्रिया के अंत में, वाक्य और क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो इत्यादि आते हैं। क्या आते हैं? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो इत्यादि आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। और इसकी पहचान क्या होती? ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल, शैल होती है। और इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? गा, गी, गे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ता होगा, ती होंगी। ये सब क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब है। और हम इस मेन वर्ब में देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इन तीनों इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है?
फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन छोटा सा अपवाद है, छोटा सा अपवाद क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जब सेंटेंस आता है तो वहां मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बजाय हम किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका फॉर्म, कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा जब टेंस, तो उसमें पूरी तरह से भली भांति अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर होती है। इसकी हिंदी में पहचान वाक्य और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं इत्यादि आते हैं। फिर उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज, वर होती है। इसकी पहचान हिंदी में क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, शैल प्लस बी, यानी विल बी, शैल बी होती है। ये इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी इत्यादि आते हैं। आगे बात करते हैं किसकी आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव होती है। और उसकी पहचान क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है इत्यादि आते हैं फ्यूचर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फिर आगे बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इंग्लिश में, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इसकी पहचान हिंदी में होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि आते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, शैल प्लस हैव, यानी विल हैव, शैल हैव। और इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे, ये आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। आगे हम देखते हैं मेन वर्ब, जैसे कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट में, तीनों कंटिन्यूअस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तीनों कंटिन्यूअस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी वाला फॉर्म लगता है। और तीनों परफेक्ट में जो होता है, तीनों परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है तीनों परफेक्ट में। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है एकदम बिल्कुल देखो सेम टू सेम है हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव होती है, इसमें भी हैज, हैव है, लेकिन इसमें साथ में क्या जुड़ गया है, बीन जुड़ गया। इधर ऊपर देखिए हैज, हैव, हैड, विल, शैल प्लस हैव, यानी विल हैव, शैल हैव, तो इसमें सेम टू सेम वही हेल्पिंग वर्ब नीचे लिखी गई है। यानी कि खाली परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा फर्क है कि बीन जोड़ दिया गया है अतिरिक्त में, जैसे इसमें क्या है, खाली बीन जुड़ गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन जुड़ गया है। अब देखिएगा, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज, है प्लस बीन हो गया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव, शैल हैव प्लस बीन, यानी विल हैव बीन, शैल हैव बीन हो गया। ठीक है, और इसकी पहचान देख लेते हैं। तो पहचान में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, वाक्य और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, रही हूं इत्यादि आते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ मैंने ये हाईलाइटेड किया है इसमें कि प्लस टाइम, यानी कि समय भी रहता है, और उस समय के साथ साथ से भी आता है। से अगर नहीं आता है तो समझ लो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। आगे बात करते हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया कि हैड बीन होती है, लेकिन इसकी पहचान होती है वाक्य और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और उसी में बिल्कुल ऊपर की तरह ही बिल्कुल सेम टू सेम समय भी दिया रहता है, यानी टाइम भी रहता है, और उसके साथ ही साथ से भी आता है। आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो आप लोगों को बता चुका हूं मैं कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी इत्यादि आते हैं। और उसी के साथ ही साथ समय और प्लस से का भी प्रयोग होता है। समय रहता है और उसमें से भी आता है, यानी कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, इस तरीके से सेंटेंस में वो प्रयोग होता है समय। तो समय के लिए मैं सिंस और फार का प्रयोग जो होता है टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तीनों कंटिन्यूअस में, तो उस चीज़ को मैं अलग से बता दूंगा आपको। फिलहाल इस चार्ट की तरफ हम ध्यान से देखते हैं। तो
इसमें हम क्या करते हैं कि तीनों कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग होता है? आईएनजी वाला फॉर्म प्रयोग होता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कौन सा फॉर्म? आईएनजी वाला फॉर्म प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं किसकी? सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ की ये देखिएगा आप लोग, ऊपर हेडिंग देखिएगा कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये चीज इसमें सिखाया गया है। ये सारणी का जो छोटा सा भाग बनाया गया है, ये इसी को दर्शाता है कि हेल्पिंग वर्ब का हमें प्रयोग कैसे करना है। चलिए देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट आता है, तो ही, सी, इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, इज का, वाज का, हैज का। 4 हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होती है। वो कौन कौन सी है? डज, इज, वाज, हैज। आगे बात करते हैं किसकी? प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे आता है और इसके साथ प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब भी 4 है, वो भी ऊपर भी 4, नीचे भी 4। 4 याद कर लीजिएगा कि डू, आर, वर, हैव, ये सब जो हैं आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होने वाली हेल्पिंग वर्ब है। आगे बात करते हैं ऑल सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता चाहे कोई भी हो, कर्ता चाहे कोई भी हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हमको क्या करना है? अगर सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होने वाली कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो है डिड और हैड। वो क्या है? डिड और हैड है। आगे बात करते हैं अदर रूल्स। अदर रूल्स का मतलब होता है अन्य नियम, कुछ बचे खुचे नियम जो इनको फॉलो अप नहीं करते हैं, थोड़ा सा अलग से उनका नियम प्रयोग करके हम उनका यूज करते हैं। तो क्या है? अलग नियम में आई और वी के साथ सेल और विल का प्रयोग हमने लिखाया है। तो आई और वी के साथ सेल होता है और आई वी को छोड़ करके बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का प्रयोग होता है। क्या होता है? आई और वी के साथ सेल और आई और वी को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? विल का प्रयोग होता है। और आई के साथ एम, अब ये थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि हमें एम का प्रयोग क्या करना है? एम कभी भी अकेला नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एम कभी भी अकेला नहीं होता है। पूरे इंग्लिश वर्ल्ड की बात करूं मैं तो उसमें एम अगर कहीं है तो आसपास कहीं आई जरूर होगा। एम कभी आई को अकेला नहीं छोड़ता है, हमेशा जब भी जहां रहेगा वहां आई को साथ में लेकर के रहता है। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है और आई के साथ कुछ लोग कहते हैं कि वर का प्रयोग होता है। वर कुछ दूसरी कंडीशन में होता है, लेकिन टेंसेस में जब भी प्रयोग आप करिएगा किसमें? वाज का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। आगे हम थोड़ा सा नोट में देख लेते हैं, कुछ विशेष बातें हैं जो अक्सर बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं और अक्सर इस चीज़ को लेकर के हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर इस तरीके से कैसे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसी में नॉट बीच में कैसे आ जाता है। तो कुछ यही इसी बात की हम चर्चा करेंगे इस नोट में। तो ये क्या है? यदि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 2 या 3 हो, कितनी हो? 2 या 3 हो, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? पहले शब्द के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दे। पहले शब्द के तुरंत बाद किसका हम प्रयोग करते हैं? नॉट शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिएगा कि विल बी जैसे आ गया हेल्पिंग वर्ब में, विल बी किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? इस टेंस की, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी, ठीक है ना। तो विल बी, शैल बी अगर आ गया तो विल बी, इसकी संख्या कितनी है? 2 है, 1 2। तो अगर नॉट शब्द लगाना है तो हमको कहाँ लगाना है? ये आगे बता रहा है कि विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। किसके बीच में? नॉट बी के बीच में लगाना है, यानी कि विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। यानी पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमें नॉट शब्द का प्रयोग कर देना है। फिर दूसरा चीज कि अगर हेल्पिंग वर्ब की संख्या 3 हो, यानी विल हैव बीन, शैल हैव बीन अगर आ जाए तब ये किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? इसकी है। विल, शैल प्लस हैव बीन, यानी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब है, अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमको क्या करना है कि
पहली वाली हेल्पिंग वर्ब विल जो है, विल के तुरंत बाद, विल के यहां तुरंत बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट शब्द का प्रयोग कर देंगे। पहले शब्द के यानी पहली वाली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो ये आपका चार्ट है। अगर किसी भी तरीके से परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, उसका समाधान मैं अवश्य दूंगा और अवश्य देने का प्रयास भी करूंगा, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से टेंस में अगर कंफ्यूजन होती है तो आगे जितने भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे आप लोग कंफ्यूजन ही अपने दिमाग में पालते जाएंगे। तो इसके आगे मैं स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स, ये इन सभी टेंस के आधार पर, यानी जो सारणी बनाया है हमने उस सारणी के आधार पर मैं एग्जाम्पल भी दूंगा और स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, सिंस फॉर का प्रयोग भी बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।